मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं उन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाली क्लास और अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी वीडियोस आ रही हैं आपके पास, वो उनमें कही गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आती होंगी। ठीक है, कैसी लगती है वीडियो और क्या आप और ज़्यादा उसमें परिवर्तन चाहते हैं? अगर आपको कोई बात कहनी हो तो आप तुरंत कमेंट करके उन बातों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आगे के पड़ाव पे। और अगर हम बात करें पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जिह्वा के आधार पे स्वर को पढ़ रखा है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ओठ की आकृति के आधार पे स्वर को देखने चल रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, ओष्ठ की आकृति के आधार पे स्वर। ओके, ओष्ठ की आकृति के आधार पे अगर हम स्वर की बात करें तो कुल मिला के 2 प्रकार के स्वर देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला जो स्वर होता है उसको हम कहते हैं पहला जो स्वर होता है उसको हम कहते हैं वर्तुलाकार स्वर। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं वर्तुलाकार, या इसी को हम गोलाकार भी कह सकते हैं, गोलाकार, या इसी को हम वृत्तमुखी भी कह सकते हैं, वृत्त के मुख के आकार की, वृत्तमुखी स्वर। ओके, कौन कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर जो जिनको बोलने में ओठ जो है ना वो क्या हो जाए, गोल हो जाए, उनको हम कहते हैं वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर। तो लिख लीजिएगा एक लाइन, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्तुलाकार या वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण इसके तहत लाए जा सकते हैं? तो इसके तहत हम ला सकते हैं ऊ को, दीर्घ ऊ को, ओ को, औ को, और आगत वर्ण आ को। ठीक है, जैसे कॉफ़ी बोलते हैं ना, तो कॉफ़ी में जो ऊपर चंद्र लगा रहता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आगत वर्ण। ठीक, तो कभी भी आप इन वर्णों को देखिएगा तो बोल के चेक करिएगा। अगर आप बोलते हैं ऊ तो आपका ओठ ज़रूर गोल हो जाएगा। ठीक है, बिना गोल किए अगर बोल सकते हैं तो बोल के बताइएगा, अगर हो जाए तो हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है, कि सर मेरा बिना ओठ गोल किए हमने ऊ बोल लिया या ओ बोल लिया या आगत वर्ण आ का उच्चारण कर लिया। ठीक, अगला अगर है सेकंड हम देखें तो सेकंड आ जाता है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, या इसी को प्रशीत स्वर भी कहते हैं, प्रशीत स्वर, या इसी को अवृत्ताकार स्वर भी कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो वे सभी स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होता है, इनके उच्चारण में क्या नहीं होता है? ओष्ठ जो है आपका ओष्ठ गोल नहीं होता है, ओष्ठ गोल नहीं होता है। इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर हैं? तो बाकी जितने बच गए हैं सभी आपके क्या हो जाएंगे? अवृत्त मुखी हो जाएंगे। जैसे अ हो गया, आ, और ई, री, ए, ऐ। ठीक है, ये सारे स्वर जो होते हैं आपके वो अवृत्तमुखी के तहत आते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो मुख विवर के आधार पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख विवर के आधार पर बहुत दिक्कत भी करता है बच्चों को। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आप एग्ज़ाम में पक्का है गलत करके आएंगे। तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझिएगा मुख विवर के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालिए पहले, मुख विवर के
आधार पर स्वर, मुख विवर के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इनको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक है मुख के खुलने के आधार पे, मुख के खुलने के आधार पर, और एक बांटा जाता है मुख के बंद होने के आधार पे। ठीक है। खुलने के आधार पे भी दो तरीके के होते हैं और बंद होने के आधार पे भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से वो दो होते हैं? तो इनमें एक आता है जिसको हम कहते हैं विवृत स्वर, विवृत स्वर, और एक होते हैं हमारे अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है संवृत्त स्वर और एक होता है आपका अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर। ओके, अब देखिए, अगर हम विवृत स्वर की बात करते हैं तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में मुख पूरा खुल जाए। अब पूरे स्वर में अ से लेके अ तक में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको बोलने में मुख पूरा खुलेगा? तो केवल एक वर्ण है जिसका नाम है क्या? आ ही एक ऐसा वर्ण है जिसको आप बोलेंगे ना तो मुख आपका क्या होगा? पूरा खुल जाएगा। और वहीं पे अगर हम अर्धविवृत की बात करें तो आ से पहले क्या आता है? अ। तो अ थोड़ा सा भी मुख खोलेंगे ना तो आप आराम से इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो विवृत में आ होगा और अर्धविवृत की अगर हम बात करें तो इसमें अ आ जाएगा। अ के साथ और कौन कौन से आएंगे? तो एक आएगा ऐ और एक आएगा औ, मतलब वृद्धि संधि वाले जो होते हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों किस में रखे जाएंगे? अर्धविवृत में रखे जाएंगे। और कभी कभी आगत वर्ण आ को भी बता दिया जाता है, ठीक। अगर हम संवृत्त की बात करें तो दोनों पड़ोसी ई और ई, ऊ और ऊ, ई और ऊ क्या है? दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ई और ऊ किस में रखे जाते हैं? संवृत्त में, जिनको बोलने में मुख क्या होता है? थोड़ा सा भी अगर खुलेगा ना तो आप बोल लेंगे। जैसे ई ऊ बोल के चेक करिए, आराम से निकल जाएगा वायु, ठीक है। लेकिन आ बोलिए, उतने में नहीं निकलेगा जितने में ई और ऊ का उच्चारण आपने किया है। बचा क्या? तो बच गया आपका ए और ओ बच गया, ठीक है। तो इस आधार पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे मुख विवर के आधार पे देखा जाए तो दो तरह से हो जाएंगे, एक खुलने के आधार पे, एक बंद होने के आधार पे। खुलने में विवृत और अर्धविवृत और बंद होने में संवृत और अर्ध संवृत। जब मुख बहुत खुले तो उसमें आ का उच्चारण, जब उससे थोड़ा कम खुले तो अ ए औ का उच्चारण। जब मुख बिल्कुल नॉर्मल रहे, ठीक है, थोड़ी सी भी वायु आने जाने भर का रास्ता रहे तो हम समृद्ध का उच्चारण कर लेंगे और इसमें क्या आएगा? ई ऊ आएगा। और इससे थोड़ा सा अगर अधिक मुंह खोलें तो किसका उच्चारण होगा? ए और ओ का होगा, ठीक है। तो ये था आपका मुख विवर के आधार पे स्वर। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब अगला अगर इसमें टॉपिक देखें, ये यहाँ तक पूरा स्वर था आपका, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स आते हैं जिनको हम आगे की क्लासों में देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे स्वर हम आपका कवर अप करते हैं, यहाँ पे आपके स्वर को हम समाप्त करते हैं। अब चलते हैं सीधे व्यंजन की तरफ। अगर हम व्यंजन की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो व्यंजन इससे पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं व्यंजन क्या होता है। ऐसे वर्ण, ठीक है, या ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण होते हैं। ये स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें व्यंजन के 33 होने की, कैसे 33 इनकी संख्या होती है, तो देखिए इसमें सबसे पहले एक नाम आता है स्पर्श का, अभी हम बताएंगे आपको। स्पर्श की बात करें तो टोटल 25 होते हैं। अंतस्थ की बात करें तो टोटल 4 होते हैं। अंतस्थ कितने होंगे? 4। और अगर हम उष्म की बात कर लें तो टोटल कितने होंगे? 4। कुल मिला के अगर देखा जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी व्यंजन की? 33 हो जाती है, ठीक है। तो ये 33 तरह के होते हैं और किससे उच्चारित होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा
अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ओके, तो सबसे पहला वर्गीकरण तो उच्चारण स्थान के आधार पर ही होता है। पहला वर्गीकरण अगर हम देखें तो उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। आधार पर, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को, जो कि पहला भेद होता है व्यंजन का। ठीक है, 3 तरह के होते हैं व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ठीक है, तो उसी में दो मतलब हेडिंग यहाँ पे आपको मेंशन करना है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उसी में क्या करना है, उसी के अंतर्गत पढ़ना है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को। ठीक है, तो उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो 5 तरह के उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कंठ, एक होता है तालु, एक होता है मूर्धा, एक होता है दंत और एक होता है क्या आपका ओष्ठ। ओके, अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ के तहत हम बात करते हैं क वर्ग की। कंठ में क्या आता है? क वर्ग आता है। ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण जो होते हैं वो क वर्ग के सभी वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो क से लेके अंग तक के वर्ण होते हैं कंठ से। ठीक है, तालु की अगर हम बात करें तो च वर्ग आएगा और च से लेके ईया तक के जितने वर्ण होते हैं वो च वर्ग में आते हैं। अगर हम मूर्धा की बात करें तो ट वर्ग होगा। ट से लेके ड़ तक के जितने वर्ण आते हैं ट ठ ड ढ ड़, ये सभी आपकी क्या होंगे? मूर्धा से उच्चारित होंगे। दंत की बात करें तो त वर्ग आता है इसके अंतर्गत और त से लेके न तक के जितने वर्ण होते हैं वो दंत से होते हैं। और ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग होता है और प से लेके म तक के जितने वर्ण होते हैं प फ ब भ म, वे सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ण और भी आते हैं। जैसे अगर हम ह का उच्चारण करें तो भी कंठ से होगा और अगर हम विसर्ग का करें तो भी कंठ से होगा। इसके अलावा अगर हम य और श का उच्चारण करें, यह शलजम याद रखिएगा, य और श का उच्चारण करें तो ये भी कहाँ से होगा? तालु से होगा। अगर हम बात करें मूर्धा में तो र और श का उच्चारण मूर्धा से ही होता है। ठीक है, जिनको मूर्धन्य श कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? दंत की, तो दंत में कौन सा उच्चारण कौन सा और वर्ण आता है? तो दंत में आपका आ जाता है ल और दंत श आ जाता है। ठीक है, और अगर हम ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में और कोई अन्य वर्ण नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि उच्चारण स्थान क्या हुआ? अगर कंठ हुआ तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो क से अंग तक ह और विसर्ग आएंगे। ठीक है, उसी तरह तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ याद रखिएगा। ठीक, याद करने का तरीका क्या है? देखिए, क से कंठ होता है और क से ही क्या होता है? क वर्ग होता है। च से याद रखिएगा चालू और त से क्या होता है? तालु। ठीक है ना, चालू और तालु दो राइमिंग बना के याद रखिएगा। मटर याद रखेंगे अगर आप, मटर। ठीक है, तो म से हो जाएगा मूर्धा और ट से हो जाएगा आपका क्या? ट वर्ग हो जाएगा। उसी तरह त से होता है तोड़ना, क्या तोड़ते हैं? दंत। ठीक है, तो दांत तोड़ने में त वर्ग का प्रयोग होता है। प से, प में याद रखिएगा ओ पापा। ठीक है, तो ओ से हो गया ओष्ठ और पापा से हो गया क्या? प वर्ग। अब देखिए, जहाँ पापा हैं वहीं मम्मी भी हैं। ठीक है, तो प से लेके म तक का पूरा उच्चारण कहाँ से होगा? आपके ओष्ठ से होगा। उम्मीद करते हैं स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 5 वर्ग में बटा है इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो एक उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक उच्चारण स्थान हमारा नासिक्य होता है। नासिक्य से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो जितने भी पंचमाक्षर हैं, कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे यही क्वेश्चन था। नासिक्य वर्ण कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। जितने भी पंचमाक्षर हैं, अंग, इय, ड़, न, म, ये सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? ये सभी का उच्चारण आपके नासिक्य से होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ण होते हैं ना, जैसे जो जितने नासिक के वर्ण हैं, ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। एक तो नासिका होता ही होता है और एक इनका मूल उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अंग की तो देखिए, एक तो नासिका है
और एक क्या रहेगा, कंठ रहेगा। ठीक है, उसी तरह एक नासिका है इया का, और एक जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, तालु रहेगा या तालव्य हो जाएगा। उसी तरह एक तो नासिका है और एक क्या रहेगा आपका, एक आपका मूर्धन्य रहेगा या मूर्धा रहेगा। ठीक है, उसी तरह एक ना को नासिका से तो बुलाएंगे ही, और किससे बुलाएंगे, तो दंत से बुलाएंगे, दंत से। उसी तरह म का नासिक के तो रहेगा ही, और कौन सा वर्ण रहेगा, और कौन सा उच्चारण स्थान रहेगा, तो ओष्ठ रहेगा। ठीक है, ओष्ठ से भी उच्चारण होता है किसका, म का। क्लियर हुआ। तो ये एक तरह के नासिक के वर्ण के उच्चारण होते हैं। अगला एक होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। दंतोष्ठ से किसका उच्चारण होता है, व का उच्चारण होता है। ये मोस्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये मोस्ट है। ठीक, तो इसको याद रखना है आपको कि दंतोष्ठ में कौन से वर्ण आते हैं, दंत प्लस ओष्ठ से मिलके बने होते हैं और उनमें व आता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आता है अंतस्थ का। अंतस्थ की बात होती है। अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं ना जिनका उच्चारण जो होता है वो न तो स्वर से होता है और न ही व्यंजन से, बल्कि उनके बीच कहीं से होता है। आंशिक रूप से जो वर्ण स्पर्श करते हैं ना उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, 4 तरह के होते हैं अंतस्थ। कौन कौन से होते हैं, एक य है, एक र है, एक ल है और एक व है। य और व की अगर हम बात करें तो इनको हम नाम देते हैं अर्ध स्वर का। र की बात करें तो र आपका लुंठित होता है वर्ण, या इसी को हम कहते हैं प्रकंपित। और ल जो होता है ये आपका पार्श्विक होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंपित भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अंतस्थ। इसके बाद एक वर्ण और आते हैं जो रखे जाते हैं किसमें, ऊष्म व्यंजन में। तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें, ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच्छा, ऊष्म व्यंजन होता क्या है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो रगड़ के साथ बाहर आती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके तहत 4 लोग होते हैं। 4 लोग कौन कौन से, एक श, फिर श, फिर श, फिर ह। ठीक है, ये चारों आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट अलग से लिया जाता है। ये 3 मिला के आपके 33 हो गए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म मिला के 33। 4 वर्ण और आए जिनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिले होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक छ होता है, एक त्र होता है, एक ज्ञ होता है और एक श्र होता है। छ कैसे बना है, क धन स से मिलके बनता है छ। त्र कैसे बना है, त धन र से मिलके बनता है त्र। ज्ञ कैसे बना है, ज धन इय से ज्ञ बनता है। और श्र कैसे बना है, स धन र से मिलके बनता है श्र। ठीक है, तो ये था संयुक्त व्यंजन। क्लियर हुआ। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नंबर आता है व्यंजन में प्राण वायु के आधार पे। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्राण वायु के आधार पे अगर हम व्यंजन वर्णों को देखें तो 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार, तो एक का नाम आता है अल्प प्राण और एक का नाम आता है महाप्राण। महाप्राण, अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक, जिनको बोलने में कम वायु लगे, कम वायु मुख से निकले, वो अल्प प्राण। और जिनको बोलने में अधिक वायु का प्रयोग हो वो क्या है, महाप्राण है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग हैं ना आपके, क च ट त प, इनमें से क ख ग घ अंग जो लिखते हैं आप ना, क ख ग घ अंग, इनमें से पहला, तीसरा और पाँचवा, पहले नंबर का, तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा
अल्प प्राण, और अंतस्थ जो होते हैं य, र, ल और व, ये क्या कहलाते हैं? आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। अब बचा कौन? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। और इसके अंतर्गत कौन आएंगे? तो श, श, श और ह। ठीक है, ये आपके महाप्राण हो जाते हैं। क्लियर? इनकी संख्या अगर पूछे, अल्प प्राणों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो प्रत्येक वर्ग में 3 है और 5 वर्ग हैं, तो 15 ये हो गए और 4 ये, 19 हो गए। ठीक है, तो 15 और प्लस 4 बराबर टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। इनकी संख्या की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग में 2 और कुल 5 वर्ग हैं, तो 10 और प्लस कितने हो गए? 4 बराबर 14 हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है प्राणवायु के आधार पे व्यंजन वर्णों को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा घोषत्व के आधार पे व्यंजन, घोषत्व के आधार पे, नंबर 3 होगा ये। घोषत्व के आधार पे भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है घोष, या इसको कहते हैं सघोष, और एक होता है आपका अघोष। ठीक है, तो जितने भी वर्ग होते हैं ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में नाद उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में नाद अर्थात कंपन उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इसको अघोष कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और जितने भी अंतस्थ हैं य, र, ल और व, ये आपके क्या होते हैं? ह भी, ये सभी आपके घोष होते हैं। और जितने आपके उष्म हैं स, श, श, ह को छोड़ के, ये सभी आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको घोष और अघोष के विषय में याद रखना है। क्लियर? तो ये पूरा आपका स्वर और व्यंजन यहाँ पे समाप्त होता है। कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पे इसके। ठीक है, और जितने भी 1-2 पॉइंट अगर रह गए होंगे तो हम लोग क्वेश्चन में ही उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में आपने पूरे वर्णमाला को समाप्त कर लिया है। कल आपका टेस्ट होगा, अर्थात कल कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करने होंगे। तो पहले आप लोग ये जो वीडियो नहीं देखे हैं पुराना, उसको देख के रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कल की क्लास में जब आप आएँ तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हों और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सही हों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।